Start recording. Workshop practices with special reference to the requirement of mechanical and electric signaling and specification of raw materials. Therefore, various processes followed in workshop like casting, planning, grinding, etc. कहने का मतलब कि वर्कशॉप के अंदर जो भी सिग्नल के हम इक्विपमेंट्स बनाते हैं, चाहे वो मैकेनिकल सिग्नलिंग का हो या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग का। हालांकि अब मैकेनिकल सिग्नलिंग का तो बहुत बनता ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंतर्गत जो भी प्रोसेसेस आते हैं और जो भी सामग्री वगैरह इस्तेमाल होती है उन सब के बारे में हमें थोड़ा देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि वर्कशॉप की ज़रूरत या वर्कशॉप में क्या करते हैं, है ना। तो वर्कशॉप में बेसिकली अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में देखा जाए तो वर्कशॉप का काम है कि रॉ मटेरियल जो उपलब्ध है, जिस तरह से मार्केट में उपलब्ध है वो उसी तरह से उपयोग के लायक नहीं है। द मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द मार्केट इज नॉट यूजेबल, इट इज़ नॉट इन द डिज़ायर्ड फॉर्म। तो उसको डिज़ायर्ड फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में लाना और उसको लाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं यूज़ में आती हैं उन सब को हम वर्कशॉप के अंदर अपनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन को हाईलाइट किया है कि वर्कशॉप में क्या होता है कि जो भी प्रोसेसेस हैं मशीनरी और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं दैट फैसिलिटेट शेपिंग और फॉर्मिंग द डिफरेंट एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू सुटेबल यूजेबल फॉर्म, है ना। तो अब अगर हम सिग्नलिंग के संदर्भ में देखें तो जो भी रॉ मटेरियल उपलब्ध हैं उसको वो सारी प्रक्रियाएं हम अपनाएंगे जिससे कि उपलब्ध रॉ मटेरियल को अपना सूटेबल फॉर्म जो कि सिग्नलिंग में, है ना, इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए कन्वर्ट करना सिग्नल वर्कशॉप के अंदर ये सब किया जाता है। अब प्रोसेस जो हैं वो कई तरह के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले कि कोई भी उत्पाद हमें बनाना है तो उत्पाद को बनाने के लिए सबसे पहले होता है कि प्रोसेस की प्लानिंग, है ना। सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, नेक्स्ट में कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें CLS यूनिट बनाना है तो सिग्नल कारखाने के अंदर जो CLS यूनिट बनता है वो एल्यूमिनियम का बनता है और वो हम लोग स्क्रैप एल्यूमिनियम से ही हम वो CLS यूनिट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रैप एल्यूमिनियम को लाएंगे। स्क्रैप एल्यूमिनियम को लाने के बाद हम उसको फाउंड्री के अंदर, है ना, नॉन फेरस ये मटेरियल है तो एल्यूमिनियम को फाउंड्री के अंदर उसको गलाएंगे और उसको सूटेबल फॉर्म में जिस आकार का, जिस शेप का, जिस आकार का हमको CLS यूनिट्स चाहिए, है ना, जिस साइज़ का 2 एस्पेक्ट चाहिए, 3 एस्पेक्ट चाहिए या 4 एस्पेक्ट चाहिए, उस हिसाब से जिस साइज़ का चाहिए उस साइज़ का उसका ढांचा हम फाउंड्री से निकालेंगे। अब फाउंड्री से आने के बाद जो फाउंड्री से निकला हुआ सामान है वो डायरेक्ट यूजेबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे शार्प एजेस हैं, है ना, और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब को स्मूथन करना, फाइलिंग करना, है ना, ये सब आएगा। उसके बाद वो चीज़ जो है उसके अंदर कहीं कहीं मशीनिंग की आवश्यकता है, रिंग्स वगैरह बनाने हैं तो उसको मशीनिंग की आवश्यकता है। तो मशीनिंग की आवश्यकता है तो हम पहले इसको मशीन शॉप में ले जाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड मशीनिंग है वो मशीनिंग की जाएगी। उसके बाद जहाँ जहाँ ड्रिल की आवश्यकता है ड्रिल वगैरह हो जाएगा। जब मशीन शॉप का सारा काम हो जाएगा तब उसके बाद ये जाएगा फिटिंग शॉप में। अब फिटिंग शॉप में जाने के बाद जो भी रिक्वायर्ड फिटिंग है इसके अंदर की जाएगी और जब वो रिक्वायर्ड फिटिंग हो जाएगी उसमें कलर वगैरह करके तब हम उसको यूज़र को, कंसाइनी को दे सकते हैं। तो इन सब को, ये एग्जांपल दिया मैंने, ये एग्जांपल है प्रोसेस प्लानिंग का कि आप ये जो पूरा काम करने वाले हैं, एक उत्पाद बनाने वाले हैं, इस उत्पाद के विभिन्न चरण क्या क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग दैट मटेरियल, the finished good, what are the different stages, and you have to plan कि इसके अंदर कौन कौन से कौन कौन से शॉप्स का इसके अंदर रोल है और कितने देर का रोल है,
कितना कौन सा शॉप क्या काम करेगा, और उसके बाद कौन कौन से टूल्स वगैरह की इसमें ज़रूरत होगी। तो इन सब को एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है ना, एक एफिशिएंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अंतर्गत जब हम करेंगे तब फिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस प्लानिंग के अंदर आएगा। पहले सबसे पहले प्रोसेस की प्लानिंग की जाएगी कि किस तरह से इस पर्टिकुलर उत्पाद को बनाना है। इसी तरह से और भी जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, चाहे वो ग्राउंड कनेक्शन हो या अन्य कोई उत्पाद, तो उन सब की प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमने डिस्कस किया, जैसे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या करना होता है। तो जो जो मेन प्रोसेसेस हैं जो इसके अंदर आएंगे, अब 1 घंटे 2 घंटे के समय में सब कुछ तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो मैं ब्रीफली सबका इंट्रोडक्शन देते हुए और साथ में स्टडी मटेरियल जो भी मेरे पास उपलब्ध है वो सब आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में जैसे कि दिया जा रहा है कि क्या क्या प्रोसेसेस आ सकते हैं, है ना। तो उसके अंदर प्रोसेसेस नेमली बेंच वर्क है, फिटिंग है, सीट मेटल का ज़रूरत पड़ने पे काम है, कारपेंट्री है, पैटर्न मेकिंग है, मोल्ड मेकिंग है, फाउंड्री है, स्मिथी है, फोर्जिंग है ना, मेटल वर्किंग है। इन सब का जैसे अब हीट ट्रीटमेंट है, वेल्डिंग है ज़रूरत पड़ने पर, फास्टनिंग है, मशीन शॉप के अंदर जो भी काम होते हैं, मिलिंग हो या टर्निंग हो, जो भी काम हो, सरफेस फिनिशिंग है, कोटिंग है, ये सारे इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जब हम लोग जो काम कर रहे हैं तो उसमें 2-3 तरह का जो ये आ रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें एक होता है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस और एक होता है सेकेंडरी या मशीनिंग प्रोसेस। तो प्राइमरी प्रोसेस के अंदर क्या आया, जो सबसे पहले शुरुआत में हमें करना है, कास्टिंग है या पाउडर मेटलर्जी है। उसका इस्तेमाल हमारे केस में नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ कास्टिंग है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं की जा रही है, लेकिन गैस कटिंग है। जैसे बड़े बड़े 20 mm के जो प्लेट्स आते हैं उनको काट के उससे कोई उत्पाद बनाना है। जैसे हमारे ग्राउंड कनेक्शंस में जो लग वगैरह होते हैं वो 20 mm की जो प्लेट्स होते हैं उससे उसको काट के बनाया जाता है। बेंडिंग है ना, बेंडिंग का इस्तेमाल होता है। फोर्जिंग है, फोर्ज वेल्डिंग एक्चुअली में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत सॉलिड जॉइंट को 32 mm के राउंड के साथ अटैच किया जाता है। तो इस तरह से ये सब है, वो है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस। जब ये प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस हो जाते हैं तो जो चीज़ हमें मिलती है वो यूजेबल नहीं है। कई बार नहीं, अधिकांशतः ऐसा ही होता है कि जो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो यूजेबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेसेस जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो टर्निंग है। टर्निंग की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जैसे आपने कोई उत्पाद बनाया और उसके अंदर कुछ होल करना है, मेटल अंदर से कटिंग करनी है, तो टर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने उसको कहीं फिट करना हो तो फिट करने के लिए अगर बोल्ट पे फिट करना है तो हमें थ्रेड करने की ज़रूरत होगी। नर्लिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, प्लानिंग, शेपिंग, स्लॉटिंग, है ना, सॉइंग मतलब काटना। तो ये सारे जो कई सारे तरह के प्रोसेसेस हैं जो कि प्राइमरी प्रोसेस से जब हमें उत्पाद मिलता है उसके बाद ये सब सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फर्दर फिटिंग करके तब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना। तो इन सब जो मैक्सिमम जो प्रोसेसेस हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के लिए उन सब को हम लोग थोड़ा देखेंगे। हाँ, सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेस होने के बाद भी काम कई बार कंप्लीट नहीं होने के बाद भी अभी कुछ रह जाता है, उसके लिए ज्वाइनिंग ज़रूरी है, दो चीज़ों को जोड़ना। तो कई बार नट बोल्टिंग के थ्रू वो किया जा सकता है, कई बार उस वेल्डिंग करना है या ब्रेजिंग करना है या सोल्डरिंग करनी है, रिवेटिंग करनी है ना, स्क्रूइंग पहले बोल दिया, प्रेस फिटिंग, है ना। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। इसके बाद हम उस
अगर वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो विभिन्न हिस्सों में बना हुआ है, टुकड़ों में बना हुआ है, तो हम इसको ये सब प्रोसेसेस के थ्रू जोड़ते हैं। जब हम लोगों ने जोड़ दिया तब उसके बाद कई बार क्या होता है कि सरफेस फिनिशिंग भी आवश्यक है। अब सरफेस फिनिशिंग क्यों आवश्यक है? उससे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जंग से बचाने के लिए भी सरफेस फिनिशिंग ज़रूरत है, और दूसरी है कि जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है। लेकिन उसके पहले भी क्या है कि अगर सरफेस के ऊपर खुरदरापन या शार्पनेस रहेगी तो उससे यूज़र को कटने छिलने का भी रहता है, तो उसके लिए भी सरफेस फिनिशिंग की जाती है। तो सरफेस फिनिशिंग के भी कई तरीके हैं, है ना। तो वो सरफेस फिनिशिंग की जाती है, पेंट किया जाता है। इन सब के बाद तब जाके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर एनीलिंग भी की जाती है, जिससे कि प्रॉपर्टी जो है मटेरियल का, उसके प्रॉपर्टी में भी कई बार चेंज लाने के लिए, कई बार मटेरियल जो बन के तैयार होता है वो उस प्रॉपर्टी का नहीं बन के तैयार होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए उसमें को एनीलिंग या हार्डनिंग इत्यादि जो प्रोसेसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर मटेरियल जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हार्ड बन गया है तो फर्दर उसको गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करके एनीलिंग प्रोसेस के थ्रू उसको हम थोड़ा सॉफ्टन भी कर सकते हैं, या कई बार उसको हार्डन भी करना पड़ता है। उसके बाद क्या चीज़ है कि ये सब सारे प्रोसेसेस होने के दौरान हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो उसके दौरान बिल्कुल कोई भी किसी को भी मतलब जान माल की हानि न हो, सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। तो उससे भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि कैसे हम इंजरीज़ को बचाएं, है ना। जूतों का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, आग लगने से बचने के लिए जितनी भी बताई गई सेफ्टी के जो मेजर्स बताए गए हैं उन सारे मेजर्स पे ध्यान देते हुए हम लोग सेफ्टी रखें, है ना। कहीं लूज़ वायर कनेक्शंस वगैरह नहीं हो। जब वेल्डिंग करते समय हम जब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोग जब स्मिथी में काम होता है तब स्मिथी में एकदम बिल्कुल चौकन्ने रह के काम करना है, क्योंकि एक पावर हैमर के अंदर काम किया जा रहा है जहाँ पे मेटल बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जा चुका है। तो किसी भी तरह की चूक वहाँ पे मतलब शारीरिक रूप से क्षति पहुँचा सकती है। तो इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। उसमें सारा जो भी प्रोसेस है हम लोगों को ये सब ध्यान देते हुए करना है। बराबर वेंटिलेशन होना चाहिए काम करने की जगह पे। जब वैसे जहरीली गैसें जहाँ पे आने की संभावना है। तो इस तरह के कई जो उसके पॉइंट्स इनम्बरेट किए गए हैं कि क्या क्या हमें सावधानी करनी चाहिए। सर जी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं बोलिए। ये हम लोगों का जो एग्जाम होगा ना सर, जी जी वो दैट इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरी, जी रिलेटेड टू ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी जी अभी आते हैं उस विषय पे। मतलब अभी तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ कि फाउंड्री का है ना, कास्टिंग करते हैं। तो कास्टिंग में जो क्या पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी एक ओवरऑल ब्यौरा है। अभी उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं शॉप बाय शॉप कि क्या क्या कुछ क्या बन सकता है, ठीक है। तो अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो स्टार्ट करता हूँ, हमारे यहाँ शॉप नंबर 1 जो है वो है फाउंड्री का शॉप। तो फाउंड्री के अंदर जो प्रोसेस, तो कास्टिंग में 2 तरह की कास्टिंग बहुत फेमस है, मोल्ड और डाई कास्टिंग, ठीक है। तो नाउ विच वन इज चीपर वन, मोल्ड कास्टिंग के डाई कास्टिंग, ठीक है ना। तो मोल्ड कास्टिंग जो है वो सस्ती है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दोनों के अंदर कौन सा सस्ता है, कौन सा कास्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट है, तो डाई कास्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। विच कास्टिंग इज़ मोर एक्यूरेट,
तो डाई कास्टिंग इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, अभी जो टर्म्स इस्तेमाल होंगे कास्टिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर एक टर्म आता है कोर और एक टर्म आता है मोल्ड। ठीक है ना, उसके बाद तो और एक टर्म आता है पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कहते हैं, उस मोल्ड को बनाने के लिए, है ना। मोल्ड क्या है? तो मोल्ड वो कैविटी है जिसके अंदर आपको अपना धातु को पिघलाने के बाद डालना है, जहाँ पे और कोर उसके सराउंडिंग का एरिया है। सो नाउ द क्वेश्चन उसके बाद फिर होता है कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रनर और राइजर, है ना। तो राइजर का व्हाट इज द यूज ऑफ राइजर? तो राइजर जैसे कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि राइजर का इस्तेमाल क्या है। ऑप्शन ए मेटल का फ्लो को मेंटेन रखना, ऑप्शन बी श्रिंकेज को रोकना, ऑप्शन सी जो गर्म गैसेस हैं उनको बाहर निकालने का रास्ता देना। इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो जो हमारा राइजर है उसका यूज जो है वो श्रिंकेज को रोकने के लिए हम उसके थ्रू मेटल लिक्विड मेटल डालते हैं। रनर का इस्तेमाल क्या करते हैं कि वो श्रिंकेज को रोकने के लिए नहीं है, वो गरम जो मेटल है उसको कनेक्टिविटी रास्ता देने के लिए हमारा रनर यूज होता है। ठीक है, और उसके अलावा होता है वेंट। वेंट का इस्तेमाल हम करते हैं जो गैसेस मतलब कई बार जब हम धातु को पिघलाते हैं तो उसके अंदर कई गैसेस भी सम्मिलित होती हैं, तो उनको बाहर निकलने का रास्ता देने का काम है वेंट का, है ना। तो इस तरह से रनर, राइजर और वेंट, है ना, इन तीनों से रिलेटेड जो है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। मैं दूसरी एक मतलब उससे रिलेटेड शीट को शेयर करता हूँ और उससे क्वेश्चंस थोड़ा मतलब एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या आ सकता है। तो मैं दूसरी शीट शेयर करता हूँ जो कास्टिंग से रिलेटेड है।
एक मिनट, शेयर नहीं हो पा रहा। आप लोग देख पा रहे हैं? हेलो, यस सर। दिख रहा स्क्रीन विजिबल है ना? जैसे जैसे पैटर्न है ना, एक टर्म जो आएगा पैटर्न है, तो पैटर्न जो है वो क्या करता है भाई, तो वो फाइनल ऑब्जेक्ट का रेप्लिका है ना। पैटर्न के आधार पर ही ये बनाना है, ठीक है। तो लेकिन पैटर्न में और मोल्ड में अंतर है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कई बार रनर राइजर का, तो कई बार मतलब ऑब्जेक्टिव्स में कि रनर का क्या यूज़ है या राइजर का क्या यूज़ है ना। वेंट का बताया था, जैसे मैंने स्मॉल जो एयर्स, जो गैसेस वगैरह और एयर जो अंदर आ जाती है उसको बाहर निकालने के लिए, है ना, इसमें इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जो श्रिंकेज का है उसका एक रेशियो रहता है ना। कास्ट आयरन में कितना श्रिंकेज हो सकता है, ठीक है, तो 1/18 पर फुट श्रिंक रूल है ना, 1/18 पर फुट श्रिंक रूल। हाँ, जैसे ये रहता है डाई कास्टिंग और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में, तो प्रोडक्शन रेट किस में ज़्यादा रहेगा, वो रहेगा डाई कास्टिंग में। और फ्लोर एरिया किस में कम रिक्वायर्ड रहेगा, वो भी डाई कास्टिंग में रहेगा। लेकिन डाई बना के यूज़ करना, मतलब डाई बनाना एक खर्चीला प्रोसेस है, तो महंगा कौन रहेगा, तो डाई कास्टिंग महंगा भी रहेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं। अच्छा, अभी जो कई बार क्या होता है इसमें उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिफेक्ट से रिलेटेड। तो डिफेक्ट से रिलेटेड ब्लो होल्स मोस्टली किसके वजह से होते हैं, तो मॉइस्चर के वजह से बहुत ज़्यादा केसेस में
ब्लो होल्स होते हैं। जो हम सैंड का मोल्ड बनाते हैं उसमें कई बार मॉइस्चर रह जाता है। तो क्या कारण है भाई ब्लो होल्स के मतलब ज़्यादा होने के? कई बार तो मॉइस्चर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है ब्लो होल्स का, है ना। फिर श्रिंकेज, जो आप कास्टिंग करते हैं उसमें श्रिंकेज ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि राइज, जैसे मैंने बताया था राइज़र का इस्तेमाल जो है वो श्रिंकेज को कम करने के लिए होता है। तो श्रिंकेज को कंट्रोल, अगर श्रिंकेज अगर ज़्यादा हो रही है तो राइज़र का जो राइजरिंग सिस्टम है और गेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। सिमिलरली पोरोसिटी ज़्यादा है तो हाई पोरिंग टेम्परेचर है, उसके वजह से पोरोसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से कई बार डिफेक्ट से क्वेश्चन भी रहते हैं इसके अंदर। तो मेनली ब्लो होल्स वगैरह, ब्लो होल्स वाला क्वेश्चन तो हमारे वर्कशॉप में तो कई बार पूछा गया है, तो ये देख सकते हैं। ये मतलब ध्यान देना जरूर रहेगा, सही रहेगा। तो कास्टिंग के प्रोसेस के बाद जो है, जो इम्पोर्टेंट वर्कशॉप के अंदर, वो है हमारा शॉप नंबर 2 जो है, उसके अंदर है हमारा स्मिथी शॉप। स्मिथी शॉप में जो काम हो रहा है वो मोस्टली जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो है MS, और उसमें भी IS 2062 E250 ग्रेड A ज़्यादा करके, है ना। तो ये भी मतलब मटेरियल के बारे में भी जानना है कि मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो सब ज़्यादा वही यूज़ होता है, उसका 32 mm का राउंड रहता है, जिसको हम लोग सॉलिड जॉइंट से जोड़ते हैं हमारे स्मिथी शॉप में। तो स्मिथी शॉप में जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या है कि मेटल को गर्म करते हैं, और मेटल को गर्म करके दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, रख के पिटाई की जाती है, जिससे कि दोनों जुड़ता है, ठीक है। तो इसको एक अलग से दिया था, फोर्ज वेल्डिंग, है ना। तो फोर्ज वेल्डिंग जो है मोस्टली हमारे स्मिथी में इस पे काम करते हैं। तो उसमें क्या करना है कि वर्क पीस को कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जब तक कि उसकी प्लास्टिक कंडीशन आ जाए। और तब क्या करना है कि उसको दे आर प्लेस्ड टुगेदर एंड फोर्स्ड विथ वाइल हॉट बाई अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। तो ये टेम्परेचर अपने को ध्यान रखना है कि अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। अभी फोर्ज वेल्डिंग में हम लोग एक क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए एक कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है बोरैक्स, है ना। तो फोर्ज वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो बोरैक्स है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। The forge welding is recommended to such metal which have a large welding temperature and range like low carbon steel। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि फोर्ज वेल्डिंग किस तरह के मटेरियल में
करना होता है। जिस मटेरियल में अगर वेल्डिंग टेम्परेचर कम है, जिसको जोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, उसको फोर्ज वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो नॉर्मल वेल्डिंग से ही हो जाएगा काम। तो हाइयर टेम्परेचर जिस मेटल के लिए रिक्वायर्ड होगा उसमें किस प्रकार तब क्या इस्तेमाल करेंगे, तभी उसमें फोर्ज वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज तो फिर नॉर्मल वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से मतलब अब एक्चुअल प्रोसेस ये है कि ऑब्जेक्टिव बेस करके पढ़ाना जो है वो अपने आप में, हाँ पढ़ाने के बीच में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है ये अपन थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसे सच करके थोड़ा मुश्किल है, मतलब उससे पूरा ये ब्रेक हो जाता है चेन, है ना। तो खैर उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो फोर्ज वेल्डिंग का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। अभी थोड़ा कुछ हम लोग मटेरियल के बारे में देखते हैं, जिससे कि हम लोगों को मतलब उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई सारे हो सकते हैं। तो मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो फाउंड्री है उसमें एल्युमिनियम कास्टिंग की जा रही है ना। लेकिन तो एल्युमिनियम का जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एल्युमिनियम जंगरोधी है ना। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, जैसे ही एल्युमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके सरफेस पे ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, जो कि स्वभावतः वो जंगरोधी है, उसको होने मतलब फर्दर उसको डिग्रेड नहीं होने देता है। लेकिन ऐसा सारे मेटल्स के साथ नहीं होता है। प्लस जो हम लोग जो मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे खास करके हम लोग आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, MS का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो MS में भी कार्बन कंटेंट के वेरिएशन के वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है ना। तो एक बिल्कुल माइल्ड स्टील है ना। माइल्ड स्टील के बाद थोड़ा सा कार्बन कंटेंट, कितना कार्बन कंटेंट देखते हैं हम लोग, कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मीडियम इसमें, और फिर वो हार्ड स्टील बन जाता है। तो किस तरह से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से वेरिएशन आता है हम लोग ज़रा वो देख लेते हैं। जैसे फेरस मटेरियल है, तो फेरस मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है, और है ना लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील के अंदर कार्बन का जो कंटेंट है 0.2 से लेके 0.3 तक होना चाहिए, है ना। और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, 555 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और हार्डनेस है 140 BHN, है ना। तो लो कार्बन स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट 0.2 to 0.3% अलाउड है, ठीक है। अब लो कार्बन स्टील जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 1410 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब ये क्या है कि ये जो मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, इसकी फोर्जिंग की जा सकती है। लेकिन जो जितना ही हाई कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही कार्बन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वेल्डिंग उसकी मुश्किल होती चली जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वेल्डिंग इसमें से सबसे मुश्किल किसकी होती है, सबसे आसान किसकी होती है। तो जो सबसे मुश्किल है वो हाई कार्बन स्टील की होती है, और लो कार्बन स्टील की सबसे आसान वेल्डिंग होती है। अब मीडियम कार्बन स्टील है, उसका रेंज 0.3 to 0.8% है। तो अब इसके अंदर 0.3 to 0.8% है, तो मतलब इजी टू गेस कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो हाई कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील के बीच में होगा, है ना। तो हाई कार्बन स्टील का जो है इसका मतलब है कि इसके अंदर की हार्डनेस जो होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। लो कार्बन स्टील की तरह ये बिल्कुल लेस हार्ड भी नहीं रहेगा, और ना ही हाई कार्बन स्टील की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा।
और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अगर हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट पे उल्टा असर पड़ रहा है। अब हार्डनेस बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर जो सबसे ज़्यादा लो कार्बन स्टील है, क्या उसका इस्तेमाल हम लोग कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग टूल्स वगैरह बनाने में कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसकी हार्डनेस जो मेटल कट रहा है उसकी हार्डनेस से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो अपन लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं मेटल कटिंग वाले जो काम हैं, लेकिन हाई कार्बन स्टील जो है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब क्या है कि जब हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल हम कटिंग के लिए कर रहे हैं तो एक आता है हाई कार्बन स्टील का अगर हम कटिंग टूल बनाने में या ड्रिल बनाने में या दूसरे कटिंग टूल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर HSS का क्यों इस्तेमाल, हाई स्पीड स्टील का क्यों करते हैं। तो हाई स्पीड पे काम करने के लिए, हाई स्पीड की कटिंग करने के लिए, है ना, ये हाई कार्बन स्टील योग्य नहीं है। हाई स्पीड पे काम करने के लिए तुरंत ही इसके जो मेटल हैं, हाई स्पीड पे जब वर्किंग होगी तो इसका मेटल जो है वो तुरंत ही घिस जाएगा, तुरंत ही उसका क्षरण हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को फिर बाद में HSS स्टील की ज़रूरत पड़ती है, और जब तक ये उपलब्ध ना हो तो फिर जब हाई स्पीड पे नहीं काम कर रहे, लो स्पीड पे काम कर रहे हैं, तो हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो 0.8 to 1.5% है ना। तो क्लियर है कि इसकी हार्डनेस है वो बाकी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। अब उसके बाद आता है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील मतलब जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में हर समय स्टेनलेस स्टील ही बोलते हैं, है ना। स्टेनलेस स्टील में जब क्रोमियम और निकेल दोनों आयरन के साथ जुड़ जाते हैं, जनरली कार्बन ऑब्वियसली थोड़े परसेंटेज में रहता है, तो जब ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तब जाके बनता है स्टेनलेस स्टील, है ना। उसके पहले अगर किसी केवल क्रोमियम या केवल निकेल या और भी किसी चीज़ का कंपाउंड हो तो वो अलॉय स्टील बनता है, ठीक है। तो जनरली निकेल अगर 2 से 5% हो, ठीक है, 2 to 5%, है ना, और कार्बन 0.1 to 0.5%, तो इसकी आयरन की स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ जाती है। मतलब कि कार्बन की स्ट्रेंथ और टफनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा अलॉय यूज़ होगा, तो निकेल यूज़ होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है लोहे के साथ कि उसका कोरोजन बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब लोहे में जंग बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अगर इसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्रोमियम का इस्तेमाल करना है। तो क्रोमियम क्या करता है, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है। अब क्या है कि कितना 12 to 18% एडिशन, मतलब अगर आप 12% से कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब वो ये क्या कहते हैं सफिशिएंटली कोरोजन रोधी नहीं होगा। अगर क्रोमियम का इस्तेमाल 12% से कम है क्रोमियम का लेवल, तो उस स्टील में जंग लगने की संभावना है। और 18% से ऊपर या 18% इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो हर तरह के इन्वायरमेंट आते हैं उसमें जो कोरोजन होता है उससे फाइट करने के लिए 18% अगर क्रोमियम है तो फिर वो स्टील सक्षम है। तो इस तरह से क्रोमियम का भी रोल होता है। उसी तरह से टंगस्टन है, तो टंगस्टन या वैनेडियम ये बाकी जो चीज़ें हैं उनका क्योंकि कीमत भी ज़्यादा है तो उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत छोटे इस पे कम मात्रा में लिया जाता है। मोस्टली निकेल, क्रोमियम ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार मॉलिब्डेनम भी है, मॉलिब्डेनम भी क्या कहते हैं उससे हार्डनेस बढ़ती है और वियर रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब जल्दी घिसाव नहीं होता है उस मेटल का।
तो मॉलिब्डेनम के यूज से ये हो सकता है ना। अब है क्या कि उसके अलावा जो एक MS या SS के अलावा जो पर्टिकुलर एक टाइप का जो स्टील यूज होता है वो है स्प्रिंग स्टील। तो स्प्रिंग स्टील क्या करता है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी लोहे की, मतलब स्प्रिंग स्टील जो कंपाउंड हम बना रहे हैं उसमें उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। उसको वापस अपनी खींचने के बाद या अपने पोजीशन से मतलब खिंचाव के बाद वापस अपनी पोजीशन को रिगेन करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर 3 तरह का स्प्रिंग स्टील है, कार्बन मैंगनीज स्प्रिंग स्टील, हाइपर क्या कहते हैं यूटेक्टॉइड स्प्रिंग स्टील और सिलिकॉन मैंगनीज स्प्रिंग स्टील। ज़्यादा करके कार्बन मैंगनीज स्प्रिंग स्टील इस्तेमाल होता है। उसके अंदर मैंगनीज की जो परसेंटेज है वो 0.5 to 1% रहता है और कार्बन 0.45 to 0.6% है ना। तो ये थोड़ा इसको लेके मटेरियल को लेके है थोड़ा कि मटेरियल इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि स्टेनलेस स्टील containing 12 to 14% chromium and 0.3% carbon are extensively used for table cutlery tools and equipments। उसका एप्लीकेशन है। हाई स्पीड स्टील, जैसे पहले ही बताया था, हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल जो कटिंग टूल्स वगैरह हैं, कटिंग टूल है, स्लॉटिंग टूल है, इन सब चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ पे कि हम लोगों को हाई स्पीड पे कट करना हो, फास्ट काम करना हो तो हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी क्या है कि उसके बाद स्टील की उपलब्धता है ना। तो स्टील की उपलब्धता जो है वो कई तरह के साइज शेप वगैरह में है। तो ये देख ही रहे हैं, ये प्लेट है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को एंगल बोलते हैं, T सेक्शन है, Z सेक्शन है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को चैनल बोलते हैं, है ना। चैनल इस वाले पोर्शन को फ्लेंज बोलते हैं। अच्छा, जो हमारा जो T सेक्शन है उसमें बीच वाले पोर्शन को वेब बोलते हैं। तो ये थोड़ा मतलब मटेरियल को लेके है कि इन सब अब मटेरियल का इस्तेमाल को लेके कि कहाँ क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे से दिमाग में आया, 100 जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कट करता है, बैकवर्ड स्ट्रोक में कट नहीं करता। ये एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करता है कि बैकवर्ड स्ट्रोक में कट करता है। उसके बाद जो हमारा 2 शॉप्स के बाद जो तीसरा शॉप है वो है हमारा मशीन शॉप। मशीन शॉप के अंदर जो क्या कहते हैं मशीन्स यूज़ होते हैं, उसमें लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपर है, प्लेनर है, स्लॉटर है, मिलिंग मशीन है। ये सब कई तरह की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, है ना। तो जो लेथ मशीन है वो सबसे वर्सेटाइल और वाइडली यूज मशीन मानी जाती है ना।
अब उसमें लेथ मशीन से तो आजकल क्वेश्चंस वैसे शायद ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सीएनसी जो है उसका फुल फॉर्म को लेके कई बार क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो सीएनसी जो मशीन है वो है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल, है ना, उसका फुल फॉर्म को लेके कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अब मशीन की जो लंबाई है वो कैसे मेज़र होती है, तो वो हेड स्टॉक टू टेल से टेल स्टॉक के बीच का जो डिस्टेंस होता है। देखिए ये इस स्पेसिफिकेशन ऑफ लेंथ को कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके अंदर दिया हुआ है। ए है पूरा लेंथ ऑफ द बेड, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये बी जो है वो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है ना। यही मैक्सिमम इतनी लंबाई का ही टूल अपन ये कर सकते हैं। सी इज़ द डायमीटर ऑफ द वर्क दैट कैन बी टर्न ओवर द वेज, ये डायमीटर है, इस डायमीटर मैक्सिमम इस डायमीटर का जो है वर्क उसको घुमा सकते हैं। और डी इज़ द डायमीटर ऑफ वर्क दैट कैन बी टर्न ओवर द क्रॉस स्लाइड, और डी ये डायमीटर अक्रॉस द क्रॉस स्लाइड, इतने डायमीटर का सामान इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फीड एक मतलब कई बार यूज़ किया जाने वाला टर्म है। तो क्या है कि फीड इज द डिस्टेंस दैट अ टूल एडवांसेस इनटू द वर्क ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ द हेडस्टॉक स्पिंडल। जब स्पिंडल एक बार घूमता है तो वर्क जो है टूल कितना वर्क के अंदर घुस जाता है उस स्पीड को फीड कहते हैं। तो फीड से रिलेटेड भी कई बार पूछ लेते हैं। ड्रिलिंग मशीन का क्या काम है भाई? तो ड्रिलिंग मशीन का काम है ड्रिल करना, होल बनाना, है ना। तो होल बनाने के लिए हम लोग ड्रिल मशीन इस्तेमाल करते हैं। अब है क्या कि उसमें भी साइज़ के हिसाब से, है ना, ड्रिल मशीन है। कुछ होती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और कुछ होती है और बाकी जो है वो पोर्टेबल नहीं होती हैं। तो जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन है वो AC या DC दोनों पावर से चल सकती है और वो काफ़ी हाई स्पीड पर ड्रिल करती है और 12 mm डायमीटर तक ड्रिल कर सकती है, करती है ना। अभी तो धीरे धीरे और भी बढ़ा ही रहे हैं अब पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का भी, लेकिन यहाँ पे रखा है कि 12 mm डायमीटर तक वो ड्रिल कर पा रही है। फिर बेंच माउंटेड ड्रिलिंग मशीन है और फ्लोर माउंटेड ड्रिल मशीन है। बेंच माउंटेड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें बेंच माउंटेड मतलब टेबल जो हमारा बेंच है उसके ऊपर लगा होता है, और दूसरा होता है फ्लोर माउंटेड, वो बड़े बड़े जो ड्रिलिंग मशीन इस्तेमाल होते हैं। अब पूरे ड्रिलिंग मशीन को जो हिस्सा
सपोर्ट दे रहा है, ये कॉलम है। अच्छा, एक और क्या कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है कि जो है कटिंग एंगल जो जनरली होता है ड्रिल्स का, वो यूजुअली 90 डिग्री होता है। दिस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अच्छा, अब जो है कि जो नंबर साइज जो ड्रिल को अपन जब लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, नंबर साइज से मिलता है। 1 से लेके 80 तक नंबरिंग की हुई है, ठीक है। जो 80 नंबर का ड्रिल है वो सबसे छोटा है और उसका डायमीटर लगभग 0.0135 इंच होता है, और नंबर 1 जो है लार्जेस्ट है जिसका कि डायमीटर है 0.228 इंच, है ना। तो नंबर में हायर नंबर जो रहेगा उसका डायमीटर कम रहेगा। ड्रिल मटेरियल, ठीक है, ड्रिल में मटेरियल क्या यूज़ होने वाला है, तो HSS एलॉय ही यूज़ होने वाला है, और उसमें भी कौन सा, हाई कोबाल्ट सीरीज़ का। मतलब कि क्रोमियम निकेल वगैरह तो है ही, लेकिन अपने को हाई कोबाल्ट सीरीज़ इस्तेमाल करना है जिससे उसकी हार्डनेस और ज़्यादा रहेगी। तो ड्रिल मटेरियल रहेगा HSS एलॉय ऑफ हाई कोबाल्ट सीरीज़। कटिंग स्पीड वैसे हालांकि इतना तो पूछने नहीं वाला है, कहीं भी नहीं पूछेगा। कटिंग का कैलकुलेशन है पाई डी एन अपॉन 1000, जहाँ पे डी जो है वो डायमीटर है ड्रिल का मिलीमीटर में, और एन है RPM और अपॉन 1000। ये तो खैर ज़्यादा है, ये नहीं पूछने वाले। उसी तरह से सेपर और स्लॉटर करके भी 2 मशीन इस्तेमाल होते हैं। जनरली ग्रूव वगैरह कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया है, प्लानर का और शेपर का।
हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हीट ट्रीटमेंट से कई बार क्या करते हैं हम लोग कि मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि पहले मेंशन था कि मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज किया जा सकता है। तो कुछ हीट ट्रीटमेंट क्या करते हैं, मशीनेबिलिटी को बढ़ाते हैं, कुछ वियर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं, है ना, कुछ क्या करते हैं उसके वेल्डेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो कौन कौन से मतलब इसका हीट ट्रीटमेंट का क्या होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एनीलिंग। एनीलिंग में जो है ना, एनीलिंग में जो प्रोसेस है उससे मटेरियल को सॉफ्ट बनाया जाता है ना, उससे उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि उसको मशीन पे कटिंग करना या और जो भी है उसको परफॉर्म करना वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि मटेरियल को गर्म करते हैं, ठीक है, और गर्म करने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो अब ठंडा करने का जो रेट है वो इम्पोर्टेंट है, एट द रेट ऑफ 30 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। अब जितना धीरे धीरे वो ठंडा होगा उतने ही वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये होंगी। तुरंत ठंडा गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा करने से उसको नहीं करना है, उसको धीरे धीरे करना है उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। तो एट द रेट ऑफ 30 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। कार्बन स्टील को 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के रेट से ठंडा करना है। एक और क्वेश्चन है कि इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम अपना सकते हैं? तो इंटरनल स्ट्रेस को उसमें भी एनीलिंग ही आएगा। एनीलिंग इंटरनल स्ट्रेस को भी रिलीव करता है। अब एनीलिंग है, उसके ही ऑपोजिट में है क्या, अपने को हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या करता है, उसको कड़ा बनाता है। तो हार्डनिंग की ज़रूरत कब कौन से मटेरियल को पड़ती है कि अभी आपके पास जो मटेरियल है उससे अब फर्दर आप ऐसा बनाना चाहते हैं, कटिंग टूल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हार्डनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, तो उल्टा सडन कूलिंग। इस प्रोसेस के बाद थोड़ा हम लोग वेल्डिंग के बारे में देखते हैं। वेल्डिंग में 2-3 पॉइंट्स हैं, खास करके टेम्परेचर को रिलेटेड, जो कि कई बार पूछ लेते हैं कि वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, इन सब में क्या अंतर है, मतलब खास करके टेम्परेचर रेंज को लेके। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अपन सोल्डरिंग करते हैं। एक बार तो कंफर्म कर लेते हैं।
सोल्डरिंग जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत हम लोग कितने टेम्परेचर पे मैक्सिमम काम करते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोल्डरिंग से एक और क्वेश्चन आता है कि जो सोल्डर जो मेटल है वो किस चीज़ से बना होता है। तो ये जो है सोल्डर का जो मेटल है, जो मटेरियल है, मेटल नहीं, सोल्डर का जो मटेरियल है वो है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, है ना। सोल्डर का जो मटेरियल है वो है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, है ना। और ये हम लोग को यूज़ करना है बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वेल्ड फिर इसमें क्या होता है कि डिसिमिलर मेटल को भी जोड़ा जा सकता है सोल्डरिंग के थ्रू और ब्रेजिंग के थ्रू, लेकिन वेल्डिंग जो होता है वो जनरली सिमिलर मेटल का होता है, ठीक है। एक ये चीज़ है। एक फ्यूज़न जो है मटेरियल का, फ्यूज़न जो है वो वेल्डिंग में होता है लेकिन सोल्डरिंग में नहीं होता है। तो कई बार इस तरह से ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब क्या है कि अपन देख लिया सोल्डरिंग है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा। अभी 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं उसके पहले पिघल ना जाए, जो भी मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो अपन 450 से ऊपर एंड बिलो द सॉलिडस टेम्परेचर ऑफ द बेस मेटल, है ना, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेजिंग। अब ब्रेजिंग जो है वो ज़्यादा मतलब यूनिफॉर्म मेथड है मेटल जॉइनिंग का। हमारे सिग्नल वर्कशॉप में भी ब्रेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम फिट एंड फॉरगेट बॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं, AFTC बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर ब्रेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना, मेटल जॉइनिंग के लिए। तो almost all metals can be joined by brazing except aluminium and magnesium। तो अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा मेटल, ऑप्शंस में दे देगा कि इसमें इसका ब्रेजिंग नहीं हो सकता है। तो ये 2 मेटल हैं जो कि हार्ड टू बी joined through brazing। तो these are aluminium and magnesium। अच्छा, अब जो है जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उससे भी लेके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एंड टू एंड, दोनों को एंड टू एंड ऐसे रख के ज्वाइन कर रहे हैं किसी मेटल को, तो अपन उसको बट ज्वाइंट बोलते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर मेटल ओवरलैप कर रहा है इस तरह से, तो इस तरह का जो है उसको हम लोग लैप ज्वाइनिंग बोलते हैं। तो ये इससे भी ये मतलब ये जानना जरूरी है ऑब्जेक्टिव इसके हिसाब से भी कि कौन सा लैप ज्वाइन है और कौन सा बट ज्वाइंट है। जी आवाज आ नहीं रही। हेलो, अब उसके हाँ बोले बोले।
आवाज हम लोग नहीं। जान बुझकर हाँ हो जाते हैं, हाँ जी। हमारी नहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, आवाज नहीं क्लियर हो पा रही। आवाज नहीं क्लियर हो पा रही है, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ज्यादा है, आइया है, ज्यादा दादी है ना, बहुत ज्यादा ही ट्रेन करते हैं, हमको भी बहुत ट्रेन करते नहीं, मुझे आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। कोई पता नहीं क्यों आवाज आपकी, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? हैं। दादी उठा के हमको चप्पल चूल्हा को जलाने का भी कितना प्रॉब्लम रहता है। मेरी माँ तो नहीं उठती थी, माँ तो मेरी दादी चपाती बना के खिलाती थी, फिर सोती थी। अभी ऐसा नहीं मिलता है, लोग गाँव में खाली सेना मिलता था। हाँ, हम लोग भी लोग, लेकिन वो लकड़ा भी कभी कभी भीगा रहेगा। हेलो, हाँ सर, व्यस्त हैं क्या? सर आइए ना 2 मिनट। हमारे गांव में तो चूल्हे नहीं खाना है। हमारे घर में तो चूल्हा को कोई वापस नहीं, सबके इधर पाइपलाइन है ना। कुछ आवाज आ रही है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आवाज आ रही है सेशन से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं कि पहले तो बोल रहे थे समझ में आ रही थी, लेकिन अभी कुछ। आप लोगों को आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है। किसी ने कोई क्वेश्चन कुछ पूछा है क्या? क्वेश्चन है क्या बीच में? मुझे मतलब इनको सुनने में नहीं आया, किसी ने कुछ क्वेरी थी क्या किसी की? नहीं, कोई क्वेरी नहीं। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। तो फिर उसी तरह से वेल्डिंग के दौरान हम लोग जब जो इस्तेमाल करते हैं, तो वेल्डिंग के अंदर ऑक्सी एसिटिलिन जो वेल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाले वेल्डिंग्स में से है। तो अब इसमें से क्या क्वेश्चन होता है, जनरली ये 2 गैस के सिलेंडर जनरली यूज़ होते हैं, एक एसिटिलिन का सिलेंडर है और ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या कहते हैं, दोनों के गैस प्रेशर्स होते हैं और दोनों एक साथ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एसिटिलीन का सिलेंडर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है और ये रेगुलेटर से रेगुलेटेड है, रेगुलेट होके ये टॉर्च में जा रहा है, जिसके थ्रू यहाँ पे हमारा फ्लेम जनरेट हो रहा है। नाउ अभी जब ये प्रोसेस है तो इसके दौरान ये जो सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, तो एक बहुत ध्यान देने की बात है कि मोस्टली जो हॉस पाइप है ना, जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जनरली अगर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जनरली जो हॉस पाइप होता है, सॉरी, विच कैरीज द ऑक्सीजन, वो कौन से कलर का होता है, तो वो है आपका हरे रंग का, ठीक है। और जो दूसरा वाला हॉस पाइप है जो एसिटिलीन कैरी कर रहा है, वो होगा रेड, ठीक है। और अगर कोई और इंडस्ट्रियल अवेलेबल गैस इस्तेमाल कर रहा है तो जनरली ब्लैक होस पाइप के अंदर वो रहता है। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट ये है। अब है क्या कि जब हम इस्तेमाल करेंगे
तो किस तरह की फ्लेम होगी। अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा कर देंगे, है ना, तो वो जो फ्लेम बनेगी वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगी तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा कि उसके, क्योंकि ऑक्सीजन तुरंत ऑक्साइड्स बनाना शुरू कर देता है, तो तुरंत आपका जो वेल्डिंग का सरफेस है ना वो एकदम खुरदरा, उसके अंदर कई सारे ऑक्साइड्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो अच्छा, अगर हमें वेल्डिंग ये करना है तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मात्रा है वो बैलेंस रहना ज़रूरी है, ठीक है। रिड्यूसिंग हो तो मतलब तो अच्छा है, तो उसके लिए उसका प्रेशर रेगुलेशन ज़रूरी है। तो बेहतर कौन सा रहेगा, जिसमें कि ऑक्सीजन कम हो और एसिटिलीन, मतलब एसिटिलीन का प्रेशर ज़्यादा हो, है ना, तो वो वाला जो फ्लेम रहेगा वो हमारे लिए, मतलब फॉर वेल्डिंग प्रोसेस सही रहेगा। दूसरा एक जो वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ होता है वो है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रिक, इसमें भी पूछा जाता है कि जो वेल्डिंग रॉड होता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ना। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग है, वो जो मटेरियल है, उसका क्या इस्तेमाल है, तो वो है कि आपका जो नया वेल्डिंग हुआ है उसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए वो इस्तेमाल में आता है। बेयर होते हैं और कोटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बेयर इलेक्ट्रोड्स के अंदर वो नहीं है, लेकिन जो कोटेड इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो मटेरियल होता है जिसको फ्लक्स कहते हैं, तो कोटेड इलेक्ट्रोड्स में जो फ्लक्स कोटिंग होती है विच स्टार्ट्स मेल्टिंग एज सुन एज द इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक, एंड दिस कोटिंग ऑन मेल्टिंग परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस लाइक प्रिवेंशन ऑफ जॉइंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, आर्क स्टेबलाइजर एट्सेट्रा, है ना। तो इस तरह से उसका भी एक ये क्वेश्चन रहता है कि उसके ऊपर जो फ्लक्स होता है उसका क्या रोल होता है। और ऑब्वियसली ये जो जनरली 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ही रहता है हमारा वेल्डिंग वाला काम। अच्छा, बट वेल्डिंग का पहले हम डिस्कस किया था, वो एंड टू एंड, है ना, जोड़ने के लिए होता है, तो ये ध्यान देना है। एंड टू एंड फ्लैश बट वेल्डिंग जो है वो भी ऐसे ही है। फ्लैश बट वेल्डिंग में एंड टू एंड दोनों मटेरियल को उसके सिरों पर जब जोड़ना है तब जाके ये इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक अपन देख रहे हैं वो सीट मेटल वर्क है। तो हमारे यहाँ सीट मेटल वर्क के अंतर्गत कई सारे लोकेशन बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो अब वो जो लोकेशन बॉक्स बनाए जा रहे हैं, तो सिग्नल वर्कशॉप में जो लोकेशन बॉक्स बनाए जाते हैं वो या तो MS का पहले बनता था, 3.15 mm की जो शीट होती थी उसका इस्तेमाल करते थे। अभी नए इसमें SS के लोकेशन बॉक्स बन रहे हैं जिसमें 2.5 mm थिकनेस की SS की शीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कई जगहों पर, जिसमें कि जो एल्यूमिनियम बूम हम बनाते हैं उसमें भी कई जगह पे GI शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या है, ठीक है ना।
तो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या है, तो ये सॉफ्ट स्टील है और कोटेड विथ मोल्टेन जिंक। तो ये क्वेश्चन भी जैसे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन में किसका कोटिंग होता है, तो वो जिंक का कोटिंग होता है ना। तो ये ध्यान दे सकते हैं। फिर उसके ऊपर एसएस की शीट्स होती हैं। एसएस एमएस की शीट्स के अलावा गैल्वेनाइज्ड और एसएस की शीट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कई जगहों पे जो कई सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं सीट मेटल में भी और फिटिंग के काम में भी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये रहता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सेंटर पंच का एंगल जो है वो क्या होगा। तो बेसिक मोस्टली आप सेंटर पंच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही डालेंगे। सेंटर पंच जो होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो 60 डिग्री, लेकिन जनरली जो अदर पंचेस होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। इसमें ऐसा लिखा है कि प्रिक पंच जो है वो 30 और 40 डिग्री, वेयर एज सेंटर पंच इज केप्ट एट 60 और हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर बोले। हाँ 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 जी जी, हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ हाँ, एक्चुअल में सर आज ना मैं, अगर मैं आपको 15-20 मिनट बाद कॉल करूँ चलेगा? अभी वो हाँ ट्रेनिंग सेंटर में क्लास चल रही थी, तो मैं 15-20 मिनट के बाद यहाँ से निकल के आपको कॉल बैक करता हूँ, है ना। मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कैसे क्या करते हैं, क्या होता है ना। हाँ, मैं सिग्नल वर्कशॉप में, मैं यहीं पे मानसरोवर रोड में रहता हूँ। हाँ, मैं आपको कॉल बैक करूँगा, आप मतलब निश्चिंत रहिए, मैं करूँगा, है ना। तो जो सेंटर पंच है वो 90 डिग्री मतलब ही देंगे उसके ऊपर। अब सेंटर पंच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ना। सेंटर पंच का इस्तेमाल है अगर आपको जो आपका जो जॉब वर्क है, शीट है या जो भी है, उसमें ड्रिल करवाना है तो आप उसको बताएंगे कहाँ ड्रिल करना चाहिए। ड्रिल को गाइड करने के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर तो हम लोग सबको पता ही है, ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ट्राई स्क्वायर का 90 डिग्री पे कोई हमारा जो जॉब है ना, वो 90 राइट एंगल्स पे है कि नहीं, इसको करने के लिए हम लोगों को ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब एक बहुत है ये कि हम हमेशा जनरली कि वर्नियर का और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, है ना। तो माइक्रोमीटर का जो है वो 0.01 mm है और वर्नियर का 0.02 mm रहता है ना, ज़्यादा करके,
है ना। तो ये दोनों का लीस्ट काउंट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि कितना अपन मिनिमम मेज़र कर सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर है, मोस्टली it works in the principle of vernier and can measure the dimension of an accuracy of 0.02 mm, है ना। ये दोनों मेजरिंग डिवाइसेस के जनरली कई बार पूछे जाते हैं कि वर्नियर का कितना है और माइक्रोमीटर का कितना रहता है एक्यूरेसी। अब उसके बाद फाइल्स हैं, तो फाइल्स में भी कई तरह के फाइल हैं। स्मूथ फाइल है, सेकंड कट फाइल है, बास्टर्ड फाइल है, रफ फाइल है, ठीक है। तो अब जो फाइल्स हैं उनका भी दिया रहता है शेप के हिसाब से। तो एक ट्रायंगुलर फाइल है जिसमें कि कॉर्नर्स, द कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलिंग कॉर्नर्स बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारे शेप्स हैं फाइल्स के। टैप है, टैप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो थ्रेड बनाने के लिए। अच्छा, पहले भी मैंने एक बार बोला था कि 100 के बारे में जनरली ये क्वेश्चन पूछता है, वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करता है। ये सर, हेलो हेलो, ये सर, हाँ सर, हाँ जी सर, हाँ नहीं तो अपनी गाड़ी भेज देना सर। वो हाँ, अजय साहब से बात हुई आज सुबह, तो बोले कि परेल की कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन ठीक है भेज देते फिर। अजय साहब तो आज मेरे को सुबह ऐसी ही बात बोले कि परेल की गाड़ी आ रही है तो उसमें भेज देंगे सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं वही सुबह मैं आज साहब से बात कर लेता हूँ। और सुबह मैंने वैसे अजय साहब से बात की थी, तो वो बोले कि परेल का आएगा तो उसके साथ ही भेज देंगे। 2 लोकेशन बॉक्स कम ले जाएगा, दोनों ये लेके चला जाएगा। बोले ये तो हो जाए तो परफेक्ट हो जाए, नहीं तो अपनी तो गाड़ी खाली 2 इसके लिए ही चली जाएगी, मतलब वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये देख लेते हैं, बात कर लेता हूँ साहब से भी, अजय से। हाँ हाँ ठीक है, साहब निकल गए क्या? साहब आप केबिन में हैं? अच्छा ठीक है, मैं ट्रेनिंग सेंटर में ही हूँ, मैं जाकर मिल लेता हूँ अगर साहब बैठते हैं। ठीक है, ओके। बस कुछ एक ये है। अभी उसके अलावा एक प्रोसेस है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग का भी जो अपना रोल है वो है मटेरियल को रिमूव करना, है ना। तो रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम सरफेस यूजुअली 0.25 to 0.5 mm, है ना। उसके लिए अपन ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग बेसिकली ये सब प्रोसेसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या कहते हैं वर्कशॉप के अंदर करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं भी देखता हूँ, और भी मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं। इतना हाँ हेलो, अभी हाँ ऑफिस में हूँ, 5 बजे।
तो इस तरह से अपने जो ये प्रोसेसेस हैं, तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा बहुत डिस्कस करके अभी और भी क्वेश्चंस मैं अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में ही करते हैं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस वर्कशॉप से रिलेटेड अवेलेबल हो पाता है उसको हम लोग देखते हैं, करते हैं, है ना। अगर किसी को कुछ पूछना हो या सॉरी मैं कह रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट क्लास जो करते हैं उसको क्वेश्चन आंसर के इसमें ही करते हैं। जितने ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलते हैं उसको लाके और फिर उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसी का कोई और रिमार्क्स, कोई ओपिनियन? सर आपसे एक रिक्वेस्ट था। हाँ जी बोले ना सर, ये जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो ना, जैसे आपको लगता है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट हाँ ऑब्जेक्टिव वाले, हाँ हाँ ताकि सर आप थोड़ा सा उनको बता दें तो हम लोग क्या है कि ये इतना सर इतना बहुत टाइम है नहीं। हाँ नहीं उतना समय है नहीं, तो वही मैं बोल रहा था। मैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेरे पास PDF वगैरह तो नहीं है, लेकिन फ़ोटो खींचे हुए कुछ हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो मैं उनको नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा और सचिन साहब को भी दे दूंगा, तो वो थोड़ा सही हो जाएगा। थैंक यू, है ना। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। मतलब होपफुली जैसे कर सकता था, मुझे जो समझ में आया वो डिस्कस किया, बाकी नेक्स्ट टाइम क्लास के हिसाब से कर लेंगे, है ना। और तो कोई क्वेरी नहीं है ना सर? ये वाला नोट्स मिल जाएगा? ये वाला नोट्स हाँ मैं सचिन साहब को दे दिया ऑलरेडी, और ये डेस्कटॉप पे जो यहाँ पे क्लास होती है ना, वो मतलब वो एक रूम बना के रखा है और डेस्कटॉप पे मैंने शेयर कर दिया, आपको शेयर कर देंगे सचिन साहब। सारे पूरा 3-4 है वो सब, सारे नोट्स शेयर हो जाएंगे। अच्छा बोल दीजिएगा जरा। हाँ जी जी जरूर। और कोई? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। ठीक सर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ तो SSC का पोस्ट है, ऐसा ही बस एक ही है हमारे ROC में, मैं सिग्नल वर्कशॉप नहीं है, सौरभ कुमार साहब।